मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं माइक को, जो स्नाइपर है। उसके साथ उसका स्पॉटर टॉमी होता है, जो स्नाइपर को बताता है दुश्मन की लोकेशन के बारे में। और स्नाइपर के शॉट लेने के बाद वो उसे बताता है कि दुश्मन मरा या नहीं। टॉमी उसे पूछता है कि उन्हें यहाँ कितने दिन हो गए। माइक बोलता है 3 महीने 6 दिन। वो यहाँ एक टेररिस्ट को मारने आए हैं जिसे अमेरिकन सरकार काफी टाइम से ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो टेररिस्ट भी आता है। माइक और टॉमी देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ वेडिंग सेरेमनी हो रही है। माइक उसे मारने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन दूल्हे के बीच में आने की वजह से गोली नहीं मार पाता। तभी माइक अपनी गन को ऊपर करता है, जिससे सूरज की किरण उसके स्कोप पे लग के रिफ्लेक्ट होती है। वहाँ टेररिस्ट समझ जाते हैं कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई और है। वो उन दोनों पे गोली चलाते हैं और माइक और टॉमी वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। माइक और टॉमी चट्टान के पीछे खड़े हो जाते हैं और तभी एक सैंडस्टॉर्म आता है, जिससे कि वो टेररिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो दोनों इसमें फंस जाते हैं। टॉमी बेस पे कांटेक्ट करके बोलता है कि उन्हें मदद चाहिए, लेकिन वो उन्हें पास ही के गांव में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सैंडस्टॉर्म की वजह से उन दोनों का जीपीएस टूट चुका था, जिससे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता चलता। तब कमांडर उन्हें गाँव में जाने के लिए बोलता है, जो कि यूएस आर्मी का चेक पॉइंट होता है और वो उनकी लोकेशन से 5 घंटे दूर होता है। फिर वो दोनों उस गाँव की तरफ चलने लगते हैं। वो दोनों काफी थक जाते हैं, लेकिन उनका कमांडर उन्हें बोलता है कि उन्हें रेगिस्तान पार करके गांव में पहुंचना होगा, तभी वो उनकी मदद कर पाएंगे। फिर एक जगह पहुंच के माइक के पास एक बोर्ड आता है। वो देखता है तो उसमें दूसरी भाषा में वार्निंग लिखी होती है। टॉमी उसे बोलता है कि ये गांव के लोगों ने लगाया होगा टेररिस्ट और आर्मी से बचने के लिए, और उसे भरोसा दिलाता है कि ये बस सबको बेवकूफ बनाने के लिए रखा है। माइक उसे बोलता है कि इन 40 सालों में 8000 वॉर्स हुई हैं और 33 मिलियन लैंडमाइंस बिछी है दुश्मनों को मारने के लिए। टॉमी उसकी बात नहीं मानता और उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो लैंडमाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब तक खराब भी हो चुकी होंगी, और उनके पास पानी भी नहीं है, तो हमें उस गाँव में पहुंचना चाहिए, जो यहाँ से सिर्फ 1 घंटा दूर होगा। फिर टॉमी आगे चलता है माइक को दिखाने के लिए कि ये जगह बिल्कुल सेफ है। तभी उसका पैर एक माइन पे लगता है और वो फट जाती है। माइक के कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो टॉमी के पास जाता है तो उसका पैर भी एक माइन पे लगता है और वो बहुत डर जाता है। वो टॉमी को देखता है, उसके माइन के फटने से उसके दोनों पैर कट चुके होते हैं। टॉमी दर्द से चिल्लाता है और माइक उसे इंजेक्शन लेने के लिए कहता है। टॉमी दोनों इंजेक्शन लेता है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। माइक उसे रेडियो से बेस को कांटेक्ट करने के लिए बोलता है और टॉमी किसी तरह रेडियो को लेके कॉल करता है, लेकिन इंजेक्शन के नशे की वजह से वो बेस में कॉल नहीं कर पाता। माइक उसे बोलता है कि वो टॉमी के पास आ रहा है, क्योंकि ये माइन वैसे भी बहुत पुरानी होगी और शायद काम भी ना करे। लेकिन टॉमी उसे अपने पास नहीं आने देता और अपने आप को गोली मार देता है, जिससे वो इस डर से आज़ाद हो जाए और माइक उसकी चिंता ना करे। फिर माइक आराम से अपने घुटने पर बैठता है और चाकू से चेक करता है तो वो माइन ही होती है। माइक रेडियो वाले बैग को अपने पास लाने के लिए जुगाड़ करता है और काफ़ी कोशिश के बाद बैग उसके पास आ जाता है। फिर वो रेडियो यूज़ करता है, लेकिन बैटरी ना होने की वजह से ऑन नहीं होता और वो देखता है कि बैटरी टॉमी के पास है और टॉमी उससे दूर है। फिर वो छोटे से सोलर पैनल से रेडियो को चार्ज करता है और उसके चार्ज होने का वेट करता है। काफ़ी देर के बाद रेडियो चार्ज हो जाता है और वो बेस पे कॉल करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उसे उसकी लोकेशन पूछते हैं, लेकिन जीपीएस टूटने की वजह से वो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता पाता कि वो कहाँ है। वो उसे बोलते हैं कि सैंडस्टॉर्म की वजह से वो हेलीकॉप्टर भी नहीं भेज सकते उसे ढूंढने के लिए, और उसे एक प्लान बताते हैं कि पास ही के एक कॉन्वॉय पे अटैक हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 52 घंटे में वो उसकी लोकेशन पे आएंगे तो उसको तब रेस्क्यू कर लेंगे, और अगर वो इतनी देर तक नहीं रुक सकता तो वो शूमैन मैन्यूवर कर सकता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अगर आपका पैर किसी माइन में फंस जाए तो आप बगल में गड्ढा खोदते हो और जल्दी से उसमें कूद जाते हो, जिससे आपको कम से कम चोट लगेगी। इसमें आप जिंदा तो बच जाओगे, पर आपका पैर खत्म हो जाएगा। फिर उनका सिग्नल टूट जाता है। फिर माइक देखता है कि उसका पानी भी खत्म हो गया है और थोड़ी देर में वहाँ सैंडस्टॉर्म आता है। माइक अपने आप को कवर करता है और गन और नाइफ की मदद से अपने आप को वहाँ टिकाता है और सैंडस्टॉर्म का सामना करता है। फिर वो चला जाता है और माइक देखता है कि सैंडस्टॉर्म की वजह से टॉमी की बॉडी उसके पास आ गई है। वो टॉमी से बैटरी लेता है, लेकिन अब रेडियो से दूर हो चुका होता है। वो अपनी किस्मत पर हंसता है और बैकअप आने में अभी 43 घंटे बाकी होते हैं। वो हवा में बंदूक चलाकर मदद के लिए चिल्लाता है। फिर वो अपने आप को मारने की सोचता है। तभी वो देखता है कि कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन माइक उसे बोलता है कि यहाँ मत आओ, यहाँ माइन्स बिछी हैं। लेकिन वो आदमी जिगजैग करके आता है, जैसे मानो उसे एक एक माइन का स्पॉट पता हो। वो विलेजर माइक से पूछता है कि तुम माइन पे क्यों फंसे। माइक उसे बोलता है कि मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैं इस पे चढ़ा। वो विलेजर माइक से उसकी बोतल लेता है और माइक उसे बोलता है कि उसका रेडियो उसको ला के देने के लिए, लेकिन वो आदमी बोलता है कि रेडियो किसी काम का नहीं है और अभी कोई म्यूजिक भी नहीं चलेगा और डांस करना तो बेवकूफ़ी होगी, और उसे बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। माइक उस पर चिल्लाता है, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर काफ़ी देर हो जाती है और माइक देखता है कि बच्ची उसकी बोतल लेके आ रही होती है। वो माइक को उसकी बोतल देती है और माइक उसे थैंक यू बोलता है। वो समझ जाता है कि ये उसी आदमी की बेटी है
फिर वो लड़की अपने बैग से एक सोल्जर टॉय को निकालती है और माइक उसे बोलता है कि उसके पास भी ये है। ये उसे इसी रेगिस्तान में पड़ा हुआ मिला और वो उस टॉय को उस लड़की को देता है। फिर वो उस लड़की से अपना रेडियो लाने के लिए बोलता है, लेकिन वो माइक की भाषा समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। माइक काफ़ी उदास हो जाता है। फिर माइक गाने सुनता है और रात होने पर आग जलाता है और फ़ोन में जेनी की फ़ोटो और वीडियो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो घड़ी में देखता है तो अभी 32 घंटे होते हैं और एकदम से कोई उसे घूसा मारता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक को भ्रम होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो इतनी देर से एक जगह पे एक ही पोज पे बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए खड़ा है। फिर आग बुझ जाती है और उसे जानवरों की आवाज़ आती है। वो उन पर गोली चलाता है, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं पाता। तभी वो एक कुत्ते पर टाइम से गोली मारता है, जिससे वो एक माइन पर गिर जाता है और माइन फट जाती है और बाकी सब कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सुबह होती है और वो विलेजर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम पूरी रात जानवरों से बच गए, वो भी ऐसी हालत में। तुम बहुत लकी हो। और आगे पूछता है कि तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है वापस जाने से। तो माइक बोलता है कि उसका पैर एक माइन पे है तो वो हिल नहीं सकता और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि माइन कहाँ रखे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बोलना आसान है। लेकिन वो आदमी माइक को बोलता है कि मुझे नहीं पता किसी भी माइन की जगह, लेकिन जिगजैग करके मैं इसलिए आता हूँ कि अगर मैं सीधा आऊँगा तो मेरा पैर पक्का किसी माइन पे आएगा। फिर वो आदमी माइक के काफ़ी मिनटों के बाद उसे उसका रेडियो देता है। फिर माइक को भ्रम होने लगता है। वो हवा में घुसा मारता है, अपने आप से बातें करता है और देखता है कि टॉमी खड़ा हो गया है और उसे बोलता है कि चलो घर चलते हैं, और उसके साथ वह खड़ा हो जाता है। रात में माइक रेडियो से कांटेक्ट करता है, लेकिन टॉमी उसे बोलता है कि अगर वो बार बार रेडियो यूज़ करता रहेगा तो जब बैकअप असली में आएगी तो रेडियो की बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर माइक को कॉल आता है और वो उसके डैड का होता है। टॉमी उसे बोलता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि बीच रेगिस्तान में कोई नेटवर्क ना होने की वजह से उसे कॉल कैसे आ सकता है। फिर माइक टॉमी की बात मानता है और देखता है कि पिछली रात के कुत्ते उसे बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। कुछ तो माइंस में चढ़ने की वजह से मर गए और कुछ को माइक गोली मार देता है, लेकिन उसके पास गोली इतनी नहीं होती। तो टॉमी उसे बोलता है कि उसे शूमैन मैन्यूवर करना होगा अगर बचना है तो, वरना सारे कुत्ते उस पर एक साथ हमला करेंगे और उसे माइंड से हटा देंगे, जिससे सब मर जाएंगे और वो भी। फिर माइक अपने जूते के सोल में चाकू मारता है, जिससे गड्ढा करते वक्त उसका पैर ना हिले। वो गड्ढा बना लेता है और उस पर कूदता है और माइंड फट जाती है, लेकिन उसके दोनों पैर भी ब्लास्ट की वजह से कट जाते हैं। माइक को होश आता है तो वो देखता है कि कूदने का उसे बस भ्रम हुआ था और पीछे से एक कुत्ता उसके पैर को काट लेता है और बाकी उसे आगे और साइड से पकड़ लेते हैं। लेकिन माइक को दिखता है कि उसे कुत्तों ने नहीं बल्कि लोगों ने पकड़ा है और वो उन सबको बुरी तरह पीटता है और उन्हें हरा देता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि माइक ने उन सब कुत्तों को मार दिया होता है और बैकअप के आने में अभी 7 घंटे होते हैं। फिर उसे बेस से कॉल आता है और वो उसे बोलते हैं कि कॉन्वॉय अभी तक वहाँ लड़ रहे हैं और कुछ डिले की वजह से उसे बचाने में अब 7 घंटे नहीं बल्कि 17 घंटे लगेंगे। माइक बोलता है कि अब उस पर बिल्कुल जान नहीं है और वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकता। वो जेनी को मैसेज देने के लिए बोलता है कि मैं लाइफ में किसी भी चीज़ को छूता हूँ या उसे पाना चाहता हूँ वो तबाह हो जाती है और किसी को नहीं मिलती, फिर चाहे वो अपनों का प्यार हो, दोस्ती या अपना जीवन साथी। फिर उसे जेनी का भ्रम होता है कि वो उसी रेगिस्तान में उसके सामने है। वो काफ़ी रोता है और हार मानकर अपनी मौत को कबूल कर लेता है और जैसे ही गिरता है वो विलेजर आके उसे बचा लेता है। वो उसके घाव को भरता है और उसे बताता है कि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, लेकिन लकी नहीं। वो आगे बताता है कि उसने एक बार माइन पे पैर रख दिया था, जिससे उसका पैर कट गया। वो हॉस्पिटल में दर्द से चिल्ला रहा था और सोचता है कि अब उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं, लेकिन तभी एक नर्स आई और उसे देख के मुस्कुराई। फिर वो सोचता है शायद हमें लाइफ में तकलीफ इसीलिए मिलती है ताकि वो किसी अच्छी चीज़ तक पहुंचने का रास्ता बन सके। ऐसे करके वो अपनी वाइफ से मिला। फिर वो माइक को एक चीज़ पिलाता है और बोलता है कि इसे पी के तुम्हें अजीब चीज़ें दिखेंगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। माइक उसे बोलता है कि उसने उसकी बेटी को देखा, वो उसकी बोतल वापस करने आई थी। वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी बोतल वापस करने आया था और मेरे सिर्फ 3 लड़के हैं। मेरी बेटी थी काफ़ी समय पहले, हम साथ में माइन कलेक्ट किया करते थे और उन्हें बेचते थे, मगर एक गलती की वजह से उसकी बेटी मर गई और उसकी टांग कट गई। वो उसे हौसला देके वहाँ से चला जाता है। माइक देखता है कि उसकी बेटी उसके साथ जा रही है, फिर कुछ ही पल में वो गायब हो जाती है। फिर माइक को फिर से भ्रम होना शुरू होता है और उसके चारों तरफ दीवार खड़ी हो जाती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके पापा उसकी माँ को शराब पी के डांट रहे होते हैं और मारते हैं। वो माइक के पास आते हैं और उसे भी घूसा मारते हैं। माइक गुस्से में हवा में घूसा मारता है और दूसरी तरफ वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी माँ एडमिट है और थोड़ी देर में वो मर जाती है। फिर टॉमी उसे बोलता है कि बैकअप आ गई है, उन्हें सिग्नल दो कि तुम यहाँ पे हो। माइक बोलता है कि ये मिराज है। तभी उसे रेडियो से मैसेज आता है। माइक उन्हें बोल नहीं पाता कि वो किधर है, लेकिन टॉमी उसे फ्लेयर गन यूज़ करने को बोलता है। तभी माइक को ध्यान आता है कि वो टॉमी मर चुका है
और उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी है। वो देखता है कि फ्लेयर गन उसके सामने पड़ी है। वो उसे लेने के लिए झुकता है, तभी उसे गोली लगती है। वो सोचता है कि ये उसका भ्रम है, लेकिन वो देखता है कि असली में उसका खून निकल रहा होता है। और जिस टेररिस्ट को मारने के लिए वो और टॉमी यहाँ आए थे, उसी के आदमियों ने माइक पर गोली चलाई। माइक बैकअप को दूर जाते हुए देखता है और फ्लेयर गन को पकड़ के खोलने वाला होता है, लेकिन गोली उसके कंधे पर लगती है और फ्लेयर गन उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और ज़मीन पर शूट करने लगता है, जिससे एक माइन फटती है और हवा में धूल उड़ती है और वो स्नाइपर राइफल से सबको मार देता है। पर वो देखता है कि एक आदमी बचा है, लेकिन गोली खत्म होने की वजह से वो उसको नहीं मार पाता। फिर वो देखता है कि वो आदमी उसके पास आ रहा है। उसे फ्लैशबैक्स आते हैं उसकी माँ के, जो हॉस्पिटल पे होती है और उसे बोलती है कि कभी भी अपने ऊपर पछतावा मत रखना और तुम्हें पास्ट को भुलाना होगा, वरना तुम कभी उसे निकल नहीं पाओगे। और ज़िंदगी में हादसे होते हैं, उनसे इंसान को सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो देखता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वो उन पे गन पॉइंट करता है और वो उसे बोलते हैं शूट करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर उसके डैड उसे माफ़ी मांगते हैं उसे मारने के लिए। वो पछताते हैं और उसे बोलते हैं कि पास्ट को भूल जाओ और नई शुरुआत करो, और बहुत रोते हैं। तभी माइक को होश आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके डैड का आना बस एक भ्रम था। वो देखता है कि बैकअप जा रही होती है। वो फ्लेयर गन लेने के लिए माइन से अपना पैर हटाता है और आगे बढ़ता है और देखता है कि माइन नहीं फटी। वो कंफ्यूज होता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो माइन पे नहीं बल्कि टीन के डब्बे पे खड़ा था और डब्बा उसी विलेजर की बेटी का होता है। वो अपनी किस्मत पर हंसता है और फ्लेयर गन को खोल देता है, जिससे बैकअप उसे बचा लेती है। एयरपोर्ट पर माइक की गर्लफ्रेंड उसे लेने आती है और वो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होती है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।